माना जाता है कि अपने कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता को निश्चित करता है। मेहनत, लगन और कार्य कुशलता के मिलन से ही आपका भाग्य तय होता है। आज के हमारे शो में हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने पेशे के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपने हौसले और जुनून के लिए भी जाने जाते हैं। डॉक्टर यतीन देसाई एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो फिलहाल अहमदाबाद के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जायडस अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग की कमान संभाल रहे हैं, जहां आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं। वहीं 67 साल की उम्र में डॉक्टर यतीन देसाई एक उम्दा ट्रैकर है। निडरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर डॉक्टर यतीन देसाई ने अब तक 60 देशों की यात्रा की है और जंस्कार नदी पर 105 किलोमीटर की पद यात्रा के साथ ही 16 दिनों के एवरेस्ट बेस कैंप की भी यात्रा की है। प्रकृति प्रेमी डॉक्टर यतीन देसाई का मानना है कि प्रकृति एक मॉन्यूमेंट है जो पूरी जीव सृष्टि के लिए फायदेमंद है। लोगों को पहाड़ पर जाना चाहिए, पहाड़ को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करने के लिए। ऐसे साहसी और प्रेरणादायक व्यक्ति का स्वागत हम अनस्ट्रीम टॉक्स में करते हैं। डॉक्टर यतीन देसाई ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। फिलहाल जायडस जो अहमदाबाद की नंबर 1 हॉस्पिटल है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ। मेरे साथ मेरे 10 ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहे, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता तो मैंने सोचा मुझे सर्जन बनना है और जब MBBS का रिजल्ट आया तो उसमें एक ही ब्रांच ऐसी थी जिसमें डायरेक्ट स्पेशलिटी में जा सकता था, वो ऑर्थोपेडिक्स थी। मैं 1978 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम ऐसा था। तो मेरे पहले नंबर पे मेरा रैंक था तो तुरंत मुझे ऑनररीशिप मिल गया, जो यहाँ का टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ का अस्पताल जिसको VS हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ मैंने टीचिंग जॉब लिया और उस टाइम मेरा ऑनोरियम था, मैं फुल टाइम नहीं था, मैं मानद सर्जन था और तनख्वाह मेरी 100 रुपीज यानी 100 रुपये थी। उस दिन में 100 रुपये ठीक बात थी, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं थी। 100 रुपये का पेट्रोल भी मेरा गाड़ी में नहीं होता था एक हफ्ते का, फिर भी वो मैंने ले लिया क्योंकि वो उसमें मेरे को सेवा करना था और मेरे को सीखना था। वो मेरा बिगेस्ट एसेट बन गया और आज मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द सक्सेसफुल सर्जन हूँ। कई लोगों की सर्जरी जो रिकॉर्ड है वो मैंने की है। VS से मैंने चालू किया और मैं सर्जन टीचर बन गया जोते जोते, और मेरे स्टूडेंट्स आजकल अमेरिका में है, लंदन में है। कई स्टूडेंट के पास गोल्ड मेडल है यूनिवर्सिटी का और वो सब मुझे याद कर रहे हैं। कई लोग तो मुझे अमेरिका लंदन से दिवाली के दिन फोन कर दे, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी खुशी है। कई ऑपरेशन जैसे किए मैंने, वर्ल्ड में यूनिक है। मैंने एक 98 इयर्स का माजी है, उनका हिप टूट गया 98 और 99 में मैंने रिपेयर किया। आज 103 इयर्स पे वो अपने फ्लैट में घूम रही है, उसका मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। ऐसे कई उदाहरण है। 50-60 केस ऐसे है जिसमें 90 उम्र से बड़े उम्र का मैंने ठीक किया है और वो खुशी से चल रहे हैं। जिंदगी में पोएम लिखने का तो बचपन से ही चालू किया था। जब हम बचपन में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तब ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था। हमने सोचा मैं क्यों हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता, ऐसी कैसी दुनिया है। उसके बारे में आई रोट ए पोएम, एक कविता मैंने लिख दी कि ये कैसा न्याय है भगवान का कि हम बच्चे नीचे खेल रहे और पैसे वाले ऊपर हवाई जहाज में उड़ रहे। उन दिनों में हवाई जहाज में उड़ना एक स्वप्न जैसा था मिडिल क्लास लोगों के लिए। आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम इन दैट ईयर, दैट वाज आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड। 6ठी कक्षा में पढ़ता था तब मैंने पहली पोएम लिखी। फिर मुझे कुदरत का बहुत, मैं प्रिय सेवक हूँ, मुझे कुदरत में घूमने का बहुत मजा आता है और कविता लिखना मेरा एक शौक है। तो हर जगह मैं जाता हूँ वहाँ के लिए मैं एक पोएम लिख देता हूँ। मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में भी कई ऐसे प्रसंग होते हैं जिसके पर मैंने लिख दिया है, जैसे कि पेशेंट वेंटिलेटर पर हो तो वो क्या सोचता होगा, वो मैंने भी लिखा है। सो पोएम इज इन माई ब्लड। इट्स अबाउट ए पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। पेशेंट जब गले में ट्यूब लगी हुई होती है, पेशेंट बोल नहीं सकता, पेशेंट मरीज के सब स्वजन बोलते हैं डॉक्टर की आप कुछ भी करो उसको वापस लाओ। हम डॉक्टर भी सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो बेचारा जीव है जो बोल नहीं सकता वो क्या सोचता उसके बारे में
मैंने कुछ पंक्तियां गुजराती में हालांकि लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद करके मैं बता सकता हूँ। भगवान ये तेरा कैसा न्याय, स्वजन लोग मुझे जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मुसीबत में हूँ, भगवान मुझे मेरा पंथ बताए। ये दिस इज गुजराती पोएम बेसिकली एंड ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। नो, बेसिकली मुझे पहले डॉक्टर ही बनना था। जैसे मैंने बताया, मेरी मदर तनतोड़ मेहनत करती थी हम दोनों तीनों भाई बहनों के लिए, तो डॉक्टर ही मेरा पेशा है और डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। एक अच्छा डॉक्टर बनने के मेरे मदर ने मुझे बोला था। आई थिंक आई हैव फुलफिल दैट। मुझे खुशी है कि मैं वो कर सका हूँ। जैसे मैंने बताया, कुदरत से मुझे अनहद प्रेम है और मेरी अगली कारकिर्दी में, यानी कि जब तक मैं 50 साल का हुआ था तब तक इंडिया के सब हिल स्टेशन में 2-3 बार घूम चुका था। उससे मुझे संतोष नहीं था। मैंने सोचा और मुझे आगे जाना पड़ेगा जहाँ कोई नहीं जाता और बहुत कम लोग जाते हैं। तो मैंने इन लेट 50s, दैट इज ऑन द 58 साल की उम्र में मैंने हायर माउंटेन का ट्रैकिंग चालू किया। हालांकि वो एज बहुत बड़ी की जाती है और जब मैं ट्रैकिंग में जाता था ऐसे माउंटेन टेरेन में, तो मैं सबसे एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा खिलाड़ी ट्रैकिंग का रहता था उस ग्रुप में। पहला मेरा ट्रैकिंग सीधा ही एवरेस्ट बेस कैंप का हुआ। मेरे ख्याल से 60 साल की उम्र में मैंने वो किया। इट इज अबाउट 130 किलोमीटर्स फ्रॉम 9,000 फीट टू 19,000 फीट, गोइंग बैक एंड कमिंग, गोइंग अप एंड कमिंग बैक। ऊपर जाने में और नीचे जाने में 9,000 फीट से 19,000 फुट तक वो मुझे चलना था। हर दिन करीबन 2-3 हजार फुट चढ़ना होता था और वो बहुत मुश्किल ट्रैक था। उसके लिए काफी तैयारियां करनी पड़ी थी। दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रैक। तैयारी में मैं रोज 1.5 घंटा चलना, पीछे वजन बांध के घूमना, दादर चढ़ना, हमारी हॉस्पिटल जो 15 मंजिल की है उसको 10 बार यानी कि 150 फ्लोर दिन में चढ़ जाना, ये सब मेरी तैयारियां रहती थी। क्योंकि तैयारी करके बिना जाना अच्छी बात नहीं है। यू वॉन्ट टू एंजॉय द ट्रैक एट हायर ऑल्टीट्यूड एंड नॉट स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल करेंगे, आप मुश्किल से हाँफते चढ़ेंगे तो कुछ नजारा कैसे देखेंगे। इसलिए प्रिपेयर करके जाना बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही ट्रैकिंग में दुनिया के जो 4-5 जाने माने और डिफिकल्ट ट्रैक्स हैं, मानो कि अन्नपूर्णा बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप, चादर ट्रैक, एंटार्क्टिका ट्रैक, स्विट्जरलैंड के कई ट्रैक्स, माचू पिच्चू के ट्रैक, सब मैंने किए। जो सब ट्रैक सब लोगों ने नहीं किए होंगे, कई इसमें से कई 1-2 किए होते, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि मैं सब कर सका हूं और सब जगह मुझे बहुत मजा आया है। ट्रैकिंग में तो मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि वो मैं एंजॉय करता हूं। लेकिन जब एक बार मैं बंजी करता था और उसके लिए हम न्यूजीलैंड में थे उस वक्त, क्वींसटाउन में, मैं और मेरे दोस्त और हमारे फैमिली करीबन 15 जन थे। सभी लोग बोलते थे मुझे कि आपको नहीं जाना है। फिर एक दिन सुबह मैं अकेला निकल गया 6 बजे, सब लोग होटल पे ही थे। मैंने सब लोगों को बोला कि मैं आपको 4 घंटे बाद फोन करूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बिकॉज आई वॉज शेकन दैट टाइम, आई वॉज वरीड कि क्या होगा। At the age of 55, I was trying bungee jumping in Queenstown. That was the scariest moment probably of my life. But मैंने जो कर लिया उसके बाद में मैंने सबको फोन किया कि I am all right. प्रोफेशन यानी डॉक्टरी में बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत कमिटमेंट होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, उसमें मुझे मजा भी आता है। सिमिलरली ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म ऑल्सो रिक्वायर्स कमिटमेंट, रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रिक्वायर्स टीम इफोर्ट। मेरे ख्याल से ट्रैकिंग और एडवेंचर करने से एक आदमी अच्छा सर्जन बन सकता है, क्योंकि सर्जरी में ही आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको टीम इफोर्ट चाहिए। कोई और फंस रहा हो तो उसको निकालने के लिए आपको मदद करनी होती है। अगर आप फंसे तो किसी छोटे आदमी से भी, छोटे जूनियर डॉक्टर से भी आप मशवरा ले सकते हैं। So this is a team effort. I think the surgery and the trekking has lot many similarities. उनमें बहुत समानताएं हैं और दोनों ही मुझे बहुत मजा आता है। I will tell you about the last day of Everest trek. मैं लास्ट दिन यानी कि छेल्ला दिन जब मैं एवरेस्ट ट्रेक कर रहा था और गोरक्षेप नाम की एक जगह से, वहां से हमें
19,000 फीट बेस ट्रैक जाना था, वो अगले दिन हम शाम को टी हाउसेस बोलते हैं उनको, एक छोटा सा होटल जैसा कमरा जैसा होता है जहाँ कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसमें बैठे थे और होटल मालिक ने बताया कि कल यहाँ एक बंदा आया था, 50 साल की उम्र थी, हंगेरी से था और उसको दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गया। आई वॉज थ्रिल्ड बिकॉज नेक्स्ट डे वी वर गोइंग टू डू दैट 19,000 ट्रैक एंड अगले ही दिन वो मुझे, अगली शाम को वो मुझे सुनाता है कि एक आदमी मर गया था कल इधर यही सीट पे। देन आई थिंक दैट वाज द स्कैरिएस्ट मोमेंट फॉर, वो मुझे अभी तक याद है। लेकिन जब करने के बाद वहां पहुंचे एंड वी सॉ द फुटहिल्स ऑफ द एवरेस्ट एंड द कुंभलू ग्लेशियर एंड वी वर राइट अप टू द बेस 1, दैट वाज द जॉयस मोमेंट। सिमिलरली इन मानसरोवर वी हैड अ ग्रुप ऑफ 51 पीपल, हमारा 51 का ग्रुप था, लेकिन जब गाइड ने बोला कि आगे बहुत बर्फबारी है नहीं जा सकेंगे, तो 51 में से 40 लोग ने बोला हम नहीं जाते। मैं और मेरे 10 साथी, जिसमें मैं सबसे बड़ा था, 11 लोग निकल पड़े, जो होना है होना, भगवान की मेहरबानी हम पर है, हम पूरा करेंगे। तो प्रदक्षिणा पूरा किया हमने, और जब रात को 12 बजे मैंने बाहर निकला, उस दिन पूनम की रात थी, तो कैलाश भगवान के माउंटेन पे, कपाल पे लाइट का रिफ्लेक्शन मुझे बोला, उसका मैंने क्लिक किया। दैट वाज द अगेन वन ऑफ द प्रेशियस मोमेंट्स इन माय ट्रैकिंग। अनदर वाज, दूसरा एक आपको मैं बात बताऊंगा कि सुबह में 5 बजे की बात है, चौथे दिन एवरेस्ट ट्रैक के हम करीबन 15,000 फीट पे थे। सुबह में 5 बजे -25 डिग्री टेम्परेचर में मैं बाहर निकला और देखता हूं कि पहली किरण बर्फ के गिर रही है और पूरा बर्फ की चोटी सुनहरी हो गई है, और साइड में एक बादल था, उसने ओम नाम का शेप ले लिया, जैसे बादल से ओम लिखा गया है भगवान ने। मैंने 2 मिनट में 3 क्लिक लगाई और चौथी क्लिक के टाइम वो गोल बादल हो गया। मैं असिस्टेंट शेरपा, मेरे साथ जो मेरा साथी शेरपा था, बोलता है साहब आप बहुत नसीबदार है, ऐसी फोटो बहुत कम लोगों को लेने मिलती है। तो मैं आई थिंक दैट इज अगेन द सेकंड मोस्ट प्रेशियस मोमेंट फॉर मी। It is absolutely a truth, and I think everybody should think about it, not just the Prime Minister, but the lowest person in the society. समाज का सबसे निम्न कक्षा का आदमी और प्राइम मिनिस्टर दोनों को सोचना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो कभी भी हो सकता है, डेवलपमेंट की पेस थोड़ी कम की जा सकती है, लेकिन जो एक बार गया हमारा पर्यावरण या एनवायरनमेंट, वो वापिस नहीं आने वाला। डेवलपमेंट 10 साल भी बाद में चालू करेंगे तो कोई अर्जा नहीं। तो मेरा एक सजेशन है, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उतना स्पीडी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कुछ वृक्ष का निकंदन निकालना है, उनको काटना है, तो उसकी तैयारी 5 साल पहले होनी चाहिए, और जितने वृक्ष काटे जाने हैं उससे डबल मात्रा में वृक्ष उगाने चाहिए, वो चाहे सिटी में हो या पर्वत पर हो। अगर वृक्ष वो 5 साल में बड़े हो जाते हैं, तभी वो बाकी के वृक्ष काट के वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष पूरी पृथ्वी की लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। वी हैव infinite periods of life in the earth. Earth is going to survive if we are careful. So 5 years doesn't matter. But before 5 years, if you start planting the trees, they grow up for 5 years, then you cut the trees which are required for that particular development. I think that would be the best suggestion from me, at least as a naturalist. क्योंकि कोई मकान बांधना हो तो नेचुरली बड़ा डैम बांधना हो या ब्रिज बांधना हो तो वृक्ष तो काटने ही पड़ेंगे, लेकिन उसका डेवलपमेंट का प्लान 5 वर्ष पहले क्यों नहीं किया जाता? वो प्लान करते तो 5 वृक्ष मानो की काटने हैं तो 10 प्लांट डालते हैं, 5 साल में वो बड़े हो जाएंगे, फिर वो 5 प्लांट काटो, देन आई थिंक यू आर एट सरप्लस एंड अर्थ विल हैव ए ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। यही मेरा सजेशन है। I think mountain is a God's given gift. It is not created by humans. So basically it's a natural thing. वो कुदरती है, पर्वत सब कुदरती चीज है, जैसे नदी, दरिया, झरने, ऐसे माउंटेन भी है, उनको साथ ही रहना है। अगर माउंटेन नहीं होंगे तो नदी नहीं होगी, झरने नहीं होंगे, स्ट्रीम्स नहीं होंगे, दरिया भी सूख जाएगा। माउंटेन इनहेबिटेटेड नहीं है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं मैदान की कंपैरिजन में, और वो कम रहने से वहाँ ग्रीनरी ज्यादा है, वहाँ वृक्ष ज्यादा है, वहाँ कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन ज्यादा है, वहाँ बादल अथड़ाते हैं, उनकी वजह से बारिश गिरती है और तराई में हरियाली ही रहती है। सो माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ गॉड, एंड वी ऑलवेज लाइक टू
go to them, not to conquer them. By going to the mountains, we are not conquering them. हम उनके पर विजय नहीं पाते, हम हमारे मगज पे विजय पाते. We conquer our minds, हमारे दिल पे विजय पाते उन पे पर जाने के. So they are required. They are symbol of strength. They are symbol of stability. They are symbol of God. And so many Hindu gods live on the mountains. That is another part. We have faith in mountains. So they must stay and they must be protected. उनको सुरक्षित रखना जरूरी है. मैंने बोला ना कि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. आप माउंटेनियरिंग करते हैं और उसमें हाँफते हैं, उसमें थरथराते हैं, कांपते हैं, तो फिर मजा ही नहीं है. सो प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है. आप इतनी प्रिपरेशन करो कि माउंटेन ट्रैक में आप एज इफ यू आर वॉकिंग इन अ गार्डन. दैट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन every youth should do it. Then they would enjoy the trek, they would enjoy the scenery, and they will remember that God is there. If they are struggling, they will curse God. What is this, right? So they have to be strong. They have to be walking daily, doing exercises daily, and start preparing for at least 4 months before a severe trek. Suppose Everest Base Trek or Chadar Trek, you have to prepare yourself. If you struggle on the trek, then it's not a good thing, right? You are going for enjoyment and see your mind in the mountains. So that is the suggestion. बराबर तैयारी करो, डटे रहो, मगज मक्कम रखो. This is game of mind, right? Your mind has to be strong. So cultivate that before going there. No, I think there won't be any last trek, and this at 66 also I have many wishes, because most of the trek, दुनिया में जो famous tracks है वो सब मैंने कर लिए. यानी कि मैथरहॉर्न का ट्रैक है, एवरेस्ट का ट्रैक है, अन्नपूर्णा का ट्रैक है, चादर ट्रैक है, माचू पिचू है, एंटार्क्टिका है, नॉर्वे में 1-2 ट्रैक्स है, वो सब मैंने कर लिए. तो अभी छोटे छोटे ट्रैक्स बाकी है, वो एक के बाद एक करने जाऊंगा. लेकिन ये 7 महीने से तो मैं कैद खाने में बंद हूँ. हालांकि डॉक्टरी करता हूँ लेकिन घूमने नहीं जा सकता. मैंने 7 महीने में एक भी छुट्टी तक नहीं ली है. इतवार को भी मैंने काम किया है. So I am waiting when this corona goes or it becomes minimized, and then I can trek and go out. ये मेरा ख्वाहिश है. My message to the youth is balance your life in the beginning. You should not plan कि आज मैं कमा लूंगा कल जाऊंगा. ऐसा नहीं है. हर चीज साथ होनी चाहिए. फैमिली भी होनी चाहिए, कमाई भी होनी चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए, और आपके जो शौक है, मानो कि मेरा ट्रैकिंग का है या पोएम लिखना है, वो बचपन से ही चलना जरूरी है. यू कांट डिवाइड योर लाइफ इनटू पीसेस एंड डू वन बाय वन. एवरीथिंग मस्ट गो टुगेदर. देन इट्स a good life. It's a real life. No, nothing is short in the life. Life itself is a long thing, right? It's not short life. Average lifespan is around 80 years here. So it has to be a planned thing, not a haphazard knee-jerk reaction. Okay, जल्दबाजी नहीं चलती है. जो हम सोचते हैं उसमें धीमे धीमे ही आगे बढ़ना जरूरी है. कोई फास्ट ट्रैक नहीं होता उसमें. कमिटमेंट होता है. एक चीज नक्की करो, उसका कमिटमेंट पूरा करो, चाहे 3 दिन लगे या 40 दिन लगे या लंबा टाइम भी लगे. द एम इज इम्पोर्टेंट, एंड टू अचीव दैट एम यू हैव टू वेट वॉट एवर नंबर ऑफ आवर्स और डेज और वीक्स it takes. But if you leave it before that, I think you are a coward. You will lose another battle again. So डटे रहो, नक्की करो गोल और पूरा करो, चाहे कितना भी टाइम लगे. जल्दबाजी मत करो. I will give my example how I planned my vacation and this trekking thing. The first year I started practice, that was 1984. मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और मैंने अपने जोशी को बुलाया कि 1932 से 1982 के दिवाली डेज मुझे दो. क्यों दिवाली डेज मैंने मांगा? क्योंकि हम डॉक्टर है. दिवाली में हमारा अस्पताल बंद रहता है, हमारा जो स्टाफ है वो भी छुट्टी मांगते हैं और पेशेंट भी कम हो जाते हैं. तो हमें दवाखाने में इधर रह के कुछ नहीं करना है. अगर हम दिवाली के बाद जाते हैं तो हमारा ट्रिपल लॉस होता है. वी लूज मनी, वी हैव टू पे फॉर द स्टाफ. So मैंने जोशी जी को बोला कि एक हफ्ता मुझे दो. तो it will be interesting to know that 60% of the Diwali falls in 43rd week of October. उस टाइम पे टाइम सर का जमाना था. आप 14 रुपये लेके 99 साल तक 99
years तक आप कुछ अपार्टमेंट ले सकते थे एक हफ्ते के लिए. So I used my brain and bought those apartments at a very cheap rate in comparison to nowadays. And then I am enjoying the vacation. So you must plan it. You can evolve your demands, your needs and plan it. Planning बहुत important है. एज इज जस्ट अ नंबर. इस कहावत को साबित करने वाले डॉक्टर यतीन देसाई के इस जज्बे को OTT इंडिया का सलाम.